अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार ट्रेडर पीके। मैं हूं ज़ीरक गिलानी और हम मौजूद हैं इस टाइम प्रीमियम समा मोटर्स जेल रोड लाहौर के ऊपर। जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने लगे हैं वो है टोयोटा रेवो 2.8 डीजल 4x4 वाला 2020 मॉडल। 2020 मॉडल है और 2020 का ही रजिस्टर्ड है। ये जिस गाड़ी का हम इन डेप्थ रिव्यू करने लगे हैं, यही पर्टिकुलर कार जो है ये फॉर सेल भी अवेलेबल है और इस टाइम 1,15,00,000 रुपए की आप ये गाड़ी ले सकते हैं अगर आपको इस रिव्यू के दरमियान ये पसंद आ जाती है। रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी अब नई शेप आ गई हुई है और वो जो है वो रेवो GR होता है। इसके अंदर इस लाइट्स के साथ अभी भी रेवो आता है, लेकिन अब जो लोग आजकल ख़रीद रहे हैं वो नई वाली लाइट्स के साथ है, जबकि ये भी अभी तक प्रोडक्शन के अंदर 2024 के अंदर है। सबसे पहले चलते हैं इसकी लाइट्स के ऊपर आते हैं। लाइट्स अगर देखें तो लाइट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं और दूसरे नंबर पे इसके अंदर हाई बीम के ऊपर HIDs और हेलोजन लैंप्स दोनों हैं। डे टाइम रनिंग लाइट इसके अंदर आती है। टोयोटा ने इसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेटजी है उसको काफ़ी चेंज किया है ओवर द ईयर्स। पहले ये एक रफ एंड टफ ट्रक हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ, अब इसको थोड़ा सा डोमेस्टिकेट कर दिया गया है। खासकर जो रेवो GR है वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड है, यहाँ तक कि आप उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो ड्राइव है उसके अंदर हमने बताया है कि ये कितना डोमेस्टिकेटेड है, कितना को टेम्ड है, क्या आप इसको शहर के अंदर चला सकते हैं या नहीं चला सकते। लाइट्स हो गई। लाइट्स इसकी जो HIDs हैं काफ़ी ब्राइट हैं। इसके अंदर शिकायत आती है अगली तरफ से कि जो ना अगली तरफ से लाइट आंखों में लगती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई बीम नहीं की जाती तो अगले बंदे को भी ये तंग नहीं करती। गाड़ी का ग्रैंडर पूरा है, गाड़ी की एक प्रोफाइल पूरी है, गाड़ी की एक प्रॉपर प्रेजेंस है। गाड़ी बताती है कि भाई मैं खड़ी हुई हूँ। और इसको अक्सर फीमेल के तौर पे तो रेफ़र ही नहीं किया जाता, इसको मेल ही बताया जाता है कि ये डाला खड़ा हुआ है और ये बताता है कि भाई मैं खड़ा हूँ। ग्रिल की तरफ आते हैं तो ग्रिल के अंदर बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है जो शायद किसी ने नोट किया हो या ना किया हो। इसके अंदर एक तो ब्लैक प्लास्टिक क्रोम और मैट क्रोम का कॉम्बिनेशन आता है। जो ऊपर वाली पट्टी है वो क्रोम की है, उसके बाद पियानो ब्लैक आता है, उसके बाद एक दोबारा क्रोम की पट्टी आती है जिसके अंदर मैट क्रोम इंटीग्रेटेड है। ये बड़ा एक मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। उसके नीचे एक वर्किंग ग्रिल आ जाती है। वर्किंग ग्रिल का मतलब होता है कि इसके अंदर से हवा पीछे किसी चीज़ को लगती है, इसका कोई मकसद है, सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है। उसके बाद आते हैं इसकी फॉग लाइट्स की तरफ। तो फॉग लाइट्स इसकी बहुत सारी जो 660 सीसी गाड़ियाँ उनकी मेन लाइट जितनी इसकी फॉग लाइट है, और गाड़ी बड़ी मस्कुलर है। यहाँ पे वो ऐसे लगता है जैसे एक बॉडी बिल्डर टाइप और बड़ी जो है ना हैवी लिफ्टिंग टाइप जो है ना गाड़ी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो गाड़ी अपने डिज़ाइन के थ्रू जो है ना पोर्ट्रे करती है। ये वाली जो पर्टिकुलर गाड़ी है इसके अंदर ये स्नॉर्कल लगी हुई है, ये इनटेक की स्नॉर्कल है, ताकि अगर आप इसको पानी के अंदर जहाँ पे नीचे ले जाते हैं, जहाँ मर्जी ले जाते हैं, तो अगर वहाँ पे जो है ना चोक भी होती है, सफोकेट भी होती है, तो वो यहाँ से इनटेक कर सकती है, मसला कोई नहीं है। ये हो गया फ्रंट। अब इसके अगर साइड पे आते हैं तो हम इसके साइड पे सबसे पहले आपको इसके रिम्स वगैरह के बारे में बताते हैं। इसके साइड पे आने से पहले सबसे पहले आपको इसका इंजन खोल के दिखा देते हैं। और इंजन की एक बड़ी स्पेशल हमने डिमॉन्स्ट्रेशन इस रिव्यू के बाद जो है ना वो स्केड्यूल की हुई है और वो आप ज़रूर देखिएगा, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो टोयोटा को एक मैसेज है कि दिस बॉनेट कैन बी लीथल। वो क्या है वो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जो बॉनेट है वो खोलता हूँ। बॉनेट एक पूरे थंप के साथ खुलता है, आवाज़ आती है, पता लगता है पिस्टल कॉक की तरह इसका थंप जो है ना बॉनेट खुलता है। और उसके बाद एक जो है ना उम्मीदी कि क्या इसके अंदर हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड बॉनेट होगा। ये बॉनेट इतना हैवी है कि अगर कोई जिम बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वो इसके साथ जो है ना वो प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकता है। ये इतना हैवी बॉनेट है, कम से कम 50-55 किलो का ये बॉनेट है। और इसके अंदर हाइड्रोलिक नहीं, यानी कि अगर मेरा हाथ फिसला तो मैं गया, बस ख़त्म, कहानी ख़त्म। उसके बाद इसको यहाँ पे फंसाना भी एक काम है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम है तो नहीं, आपके लिए नहीं बना हुआ है। और आप बॉनेट तो खोल ही नहीं सकते, आपको हर काम मैकेनिक से ही करवाना होगा। बोनट खोलने के बाद हमारे पास सामने हमारा 2800 सीसी इंजन आ जाता है। 2800 सीसी और इसका एक पूरा ग्रैंजर है, इसकी एक आवाज़ है, इसकी एक पिक है, और देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसकी ड्राइव के अंदर भी हमने वो बता दिया। इस साइड पे एयर फिल्टर आ जाता है, कुछ भी कंसील्ड नहीं है, कंसील किया जा सकता था। साइड्स कंसील्ड हैं ताकि जो लोहे की चीज़ें आपके हाथ ना कटें। सर आपका चाहे बोनट तोड़ दे लेकिन हाथ नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सामने ग्रिल के ऊपर जो है ना सारा कुछ कंसील्ड है, डायरेक्ट रेडिएटर के अंदर कोई चीज़ हिट नहीं कर सकती। बोनट के अंदर बस यही था। सामने एक नमदा लगा हुआ है जिसको साउंड डैम्पनिंग शीट भी कहते हैं।
और वो जो है वो साउंड को थोड़ा बहुत डैम्पन करता है। इतना डैम्पन करता है गाड़ी के अंदर अक्सर अगर इको मोड पे हो तो इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती। हालांकि 250 सीसी डीजल इंजन होने की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा है इंजन की। गाड़ी के बाहर खड़े हुए पता लगता है कि इंजन स्टार्ट है। अब इसको बहुत ही एहतियात से हम इसको बंद करते हैं, क्योंकि अगर एहतियात से ना किया तो कुछ भी हो सकता है। बोनट को हमने बंद कर दिया। अब बोनट के बाद हम चलते हैं साइड पे और साइड से इसको आपका एक रिव्यू देते हैं। अब जिसकी साइड पे आ गए हैं और साइड की सबसे बड़ी हाईलाइट दोबारा से स्नॉर्कल। फेंडर के ऊपर कोई बैजिंग नहीं है, दरवाजे के ऊपर हाइलक्स की बैजिंग है, उसके बाद 2.8 इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बैजिंग है और D4D यानी कि डीजल और ये 4x4 है तो D4D। उसके बाद इसके रिम पे आते हैं तो जी रिम जो है इसका 18 इंच का है, जो कि अनबिलीवेबल है। इससे ज़्यादा ही होना चाहिए था, 20-22 इंच का इसका रिम लग सकता है। जो इसका मडगार्ड है उसके अंदर स्पेसिंग मौजूद है। उसके बाद साइड मिरर पे आते हैं। काफ़ी बड़े साइड मिरर हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग उनमें नहीं है, लेकिन साइड मिरर जो है इस टाइम बैक साइड से क्रोम है। डोर हैंडल्स पे आते हैं। डोर हैंडल्स भी क्रोम है। कीलेस एंट्री इसके अंदर मौजूद है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। मेरे पास यहाँ पे दरवाजे के अंदर गाड़ी के अंदर जाने के लिए जगह मौजूद है, जिसके ऊपर मैं भी खड़ा आराम से हो सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद पीछे वाले दरवाजे पे आते हैं। दरवाजे के बंद होने की भी एक अपनी आवाज़ है। क्रोम हैंडल है, क्रोम गार्निश आती है पूरी गाड़ी के ऊपर। उसके बाद अगर मैं पिछले बी पिलर पे जाता हूँ तो पीछे मेरे पास 4x4 लॉक का दर जो है ना वो आ जाता है, डिफ लॉक का साइन आ जाता है। पीछे वाले जो मेरे टायर हैं सेम 18 इंच के टायर हैं, लेकिन पीछे वाली चीज़ एक इंटरेस्टिंग है ये कि इसके अंदर शॉक्स नहीं है, कमानी है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि खड्डे ये बताएगी लेकिन वज़न ये उठाएगी। इसके बाद अगर बैक साइड पे चलते हैं तो आपको बैक साइड से दिखाते हैं इसको। अच्छा जी, अब हम इसकी बैक साइड पे आते हैं तो इसकी बैक साइड पे इसकी सिग्नेचर लाइट्स आती हैं। रीवो के अंदर यही लाइट्स आती हैं। बहुत ऐसा हो गया है, पहले सिर्फ इतनी सी हुआ करती थी, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, अब ये यहाँ तक आ गई हैं। हो सकता है अगले मॉडल के अंदर ये यहाँ तक कवर हो जाए, लेकिन इनकी सिग्नेचर लाइट्स यही हैं, यही डिज़ाइन है इसका। और इसी तरह जो है ना वर्टिकली ये इसके अंदर इंटीग्रेटेड आती हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसका आ जाता है पिछला बम्पर। पिछला बम्पर लोहे का। एक ज़माना हुआ करता था जब करोला के अंदर लोहे के बम्पर आते थे, लेकिन वो सिर्फ एक ही मॉडल था 86 मॉडल, जिसमें करोला के अंदर लोहे के बम्पर आए थे। उसके बाद कभी नहीं आए। इसके अंदर अभी तक बम्पर लोहे का ही है। और उसके बाद यहाँ पे बैजिंग आती है। टोयोटा को अपनी पुरानी आदत पूरी कहानी पीछे लिखते हैं, हाइलक्स वी, रीवो हाइलक्स, टोयोटा क्रूजट्रॉनिक, और जो और इसके अंदर GR वगैरह उनके पीछे GR भी लिखा होता है। कहानी पूरी पीछे लिखी हुई, वो वहाँ पे EBD भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगर इसके बेड को खोलते हैं तो जिस तरह इसका बॉनेट भारी था उसी तरह इसका बेड का कवर भी भारी है, और इसके अंदर कोई हाइड्रोलिक नहीं है। आप इससे कोई जो है ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि खुद ही रुकेगा, ये एकदम नीचे आ जाता है। इसको आपको खुद ही प्यार से रखना है, और वज़न इसका भी पूरा है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर पाँव रख के भी अंदर जा सकता हूँ, लेकिन वो मुझे वैसे ही बुरा लगेगा, तो मैं इसको बंद करता हूँ सबसे पहले और फिर इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ये जी अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ बेड के, और मैं इसके ऊपर पैर रख के अंदर नहीं था आना चाह रहा, इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया था। इसको मैं दोबारा से खोल देता हूँ, और हाइड्रोलिक ना होने की वजह से गिरा है, लेकिन इसको गिरने से कुछ होता नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे प्रोटेक्शन लगी हुई है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे रुक जाता है। अब पीछे जो बेड है उसको किसी वजह से बेड कहते हैं, बहुत खुला बेड है। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ अंदर रख सकते हैं, टो करवा सकते हैं, कुछ भी करवाना चाहें हो सकती है। टो तो वो उसकी इंजन की कैपेसिटी है, इसके अंदर जो लोडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मंजा डाया जा सकता है पीछे आसान अल्फाज के अंदर। उसके बाद इसकी जो ये हमारा EBD का बैच आता है, और अंदर वाली साइड से इस खिड़की को खोल के पीछे वाले लोगों के साथ रब्ता किया जा सकता है अगर यहाँ पे सीट्स लगी हों। मेरे पास यहाँ पे 2 टीदरिंग पॉइंट्स आते हैं लोहे के, और उसके बाद दैट्स अबाउट इट। बीच में प्लास्टिक की जो है ना लाइनिंग हुई हुई है, मेहरबानी टोयोटा की, वो भी ना करते, हम क्या करते। अब मुझे कॉन्फिडेंस दिया गया है कि मैं इसके ऊपर पैर रख के नीचे आ सकता हूँ। मैं रख के नीचे आ गया हूँ, और ये इसको अगर मैं बंद करता हूँ तो ये काफ़ी भारी है, लेकिन बंद आराम से हो जाता है। ये हो गया इसका बेड। और इसकी बैक साइड पीछे मेरे पास रियर व्यू मिरर मौजूद है, गाड़ी के अंदर रियर व्यू मिरर है। और अब इसकी इस साइड पे आते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस साइड और इस साइड के अंदर डिफरेंस फ्यूल फिलर कैप का आ जाए। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी इस वाली साइड पे आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो फ्यूल फिलर कैप का। फ्यूल फिलर कैप आपको खोल के दिखा देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्क्रूड जो है ना प्लग लगा हुआ है, जिसको आप खोल के इसमें डीजल डाल सकते हैं। डीजल है ये, पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस यहीं पे लिखा हुआ है, ताकि जब आप डालने लगे हैं तो फिर भी आप रेफरेंस ले लें कि भाई डीजल है, पेट्रोल नहीं इसमें डालना।
इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के क्या डीजल वाली गाड़ी में अगर पेट्रोल डाल दें तो क्या होता है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की ख्वाहिश हमारी बहुत है। चैनल को हमारे ग्रो करें, हमें पैसे हैं, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें। उसके बाद इस साइड पे और उस साइड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब हम इसकी ड्राइव का करते हैं एक रिव्यू छोटा सा। और इसकी ड्राइव अभी हम सिर्फ ऑन रोड ही कर सकते हैं। जो इसका पर्पस है, जिस पर्पस के लिए ये बिल्ट है, उसके लिए तो अभी हम इसको नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट पे चढ़ा देंगे, लेकिन वो अभी करने का हमारा मूड नहीं है। वैसे चढ़िए बहुत आराम से जाएगी, लेकिन अगर हम इसकी ड्राइव का रिव्यू करें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये अपनी एक प्रेजेंस फील करवाती है। और प्रेजेंस फील करवाने में ये है कि एक तो आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आपको दूसरी गाड़ियाँ जो हैं वो फील होती हैं कि थोड़ी नीचे चल रही हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है इसके बारे में कि इसकी जो ड्राइव है वो बहुत अनकम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, आज से 10 साल पहले आने वाले जो मॉडल्स थे जिसके अंदर इन्विंसिबल आता होता था, रिवो इन्विंसिबल आता था, वो अगर आप देखें तो उसकी जो ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती थी। उसके अंदर जो डीजल इंजन है उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती होती थी। अभी ये वाला जो हमारे पास जो गाड़ी है, इसके अंदर ना इंजन की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, ना इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा रोड की जो टेरेन है वो फील हो रही है। लेकिन इससे पहले आने वाला जो मॉडल था, इससे बिल्कुल एक पहले वाला मॉडल, वो बहुत रफ हुआ करता था। ये बहुत ज़्यादा रिफाइन है। अभी तो इसके बाद भी एक मॉडल आ चुका है, लेकिन ये वाला मॉडल इटसेल्फ भी बहुत ज़्यादा टेम्ड है। इसको आप टेम्ड कह सकते हैं। जो इससे पहले वाला मॉडल था वो आपको फील करवाता था कि भाई मैं सड़क के लिए नहीं बना हुआ, मुझे जिस काम के लिए मैं बनाऊँ मेरे से वो करवाओ या फिर मुझे बर्दाश्त करो। इसको आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, इसके अंदर आप नॉर्मल फील करते हैं। दूसरे नंबर पे ब्लैक फिगो की जो सारी की सारी एक वो बनी हुई है, उसके अंदर अगर देखें तो उसके अंदर भी ये अक्सर जानी जाती है कि ये चीज़ सिर्फ गार्ड्स की गाड़ी के लिए, जबकि इस तरह नहीं है। मेरे पास जो है ना एयर बैग्स हैं, मेरे पास ABS ब्रेक्स हैं, मेरे पास जो है ना सारी की सारी अमेनिटीज़ जो एक गाड़ी के अंदर होनी चाहिए वो सारी जो नॉर्मल सिडान्स के अंदर होती हैं वो सारी अमेनिटीज़ हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे सिडान्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं आती, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। इसका AC बहुत अच्छा चलता है। फिर उसके बाद मेरी जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, ऐसे नहीं है कि सीट्स जो है ना वो बहुत अनकंफर्टेबल किस्म की हैं, बड़ी कंफर्टेबल सी सीट्स हैं मेरे पास। उसके अलावा इंफोटेनमेंट बहुत अच्छा है, साउंड सिस्टम अच्छा है। मेरा जो रियर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग तो नहीं है, लेकिन जो है ना रियर व्यू मिरर मेरे पास नॉर्मल गाड़ी वाला टोयोटा करोला वाला ही रियर व्यू मिरर इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये आपको फील करवाती है कि इट इज़ अ वेरी टेम्ड कार। और इसकी ड्राइव अभी तक जो हमने की, अभी तक हमने इसको पावर मोड में नहीं डाला, अभी तक हम इसकी पिक भी नहीं चेक कर सके। पिक आपको जो है ना वो पीछे वाला जो एंगल है उसके आपको एक दफ़ा दिखा देंगे। जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये गाड़ी आ रही है, ये वाली गाड़ी इस टाइम फॉर सेल है ऑन प्रीमियम समा मोटर्स, जेल रोड लाहौर। और इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 1,15,00,000 रुपये है। 1,15,00,000 रुपये के अंदर इस टाइम जो दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं या जो उसके आसपास गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि जो बंदा उस बजट रेंज को अफोर्ड कर सकता है वो इस बजट रेंज को भी अफोर्ड कर ही सकता है। इसके अंदर आ जाती है टोयोटा करोला क्रॉस, आ जाती है 1 करोड़ की, तो वो पड़ जाती है। उसके ऊपर चंगान और शान X7 आ जाती है। अभी तो उसके ऊपर थोड़ी रिबेट चल रही है जिसकी वजह से उसका रेट कम हुआ है, वरना वो भी जो है ना 90, 92, 95 के बजट के अंदर वो गाड़ी आ जाती है। उसके अलावा इसके बजट रेंज में जो गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो होंडा सिविक इसके एन बजट के ऊपर आती है। और अभी हम आगे टर्न आया है तो टर्निंग सर्कल भी इसका देख ही लें, तो टर्निंग सर्कल इसका इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि मुझे यहाँ पे जो जेल रोड वाला भी है, क्या कहते हैं, यू टर्न है, इसके ऊपर 3 पॉइंट टर्न ही कह सकते हैं, 3 पॉइंट टर्न ही करना पड़ रहा है। और एक चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है वो ये है कि सबसे पहले तो टोयोटा करोला ग्रैंडी वाला ही हॉर्न है इसके अंदर, इसका हॉर्न और उसका हॉर्न डिफरेंट ज़रूर होना चाहिए था। और जो स्टीयरिंग है इट इज़ रादर हार्ड, स्टीयरिंग उतना लाइट नहीं है जितना इसका स्टीयरिंग लाइट हो सकता था। लेकिन जिस टेरेन के लिए गाड़ी बनी हुई है, जिस पर्पस के लिए गाड़ी बनी हुई है, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट होगा या मुझे गाड़ी जो है ना वो नखरे दिखाएगी। नखरे दिखाने वाली इसके अंदर तो कोई चीज़ है ही नहीं। मेरा मीटर बहुत खूबसूरत है, मुझे मीटर देख के नहीं लगता कि मैं डाला चला रहा हूँ। जो डाले का एक वो है पर्सपेक्टिव है, उसके अंदर इसके अंदर मुझे कोई चीज़ फील नहीं हुई अभी तक। लेदर सीट्स हैं मेरी और इंतहाई कंफर्टेबल है। मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं इस गाड़ी को चलाते हुए एंड इट इज़ ऑल परफेक्ट। प्राइस रेंज के अंदर आने वाली गाड़ियों की बात कर रहे थे। इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाली जो गाड़ियां हैं इसके अलावा उसके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इट इज़ मच मोर ऑफ अ कार। इसका करिश्मा और है, इसकी
प्रेजेंस और है, इसका ग्रैंडर और है। इसकी प्राइस रेंज के अंदर जो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं उनका और इसका अगर आप कंपैरिजन करें तो दे आर अ क्लास अपार्ट। हाँ, वो बहुत कंफर्टेबल होंगी, बल्कि हैं वो बहुत कंफर्टेबल, पर दिस इज़ समथिंग एल्स, और दिस इज़ नॉट मेड फॉर एवरीवन। हर कोई बंदा इसको चला ही नहीं सकता, और ना इसको हर कोई बंदा चला सकता है, ना इसको हर कोई बंदा बर्दाश्त कर सकता है। ये तो बर्दाश्त हो सकती है, इसे पिछले मॉडल पे चले जाएं वो तो बर्दाश्त भी नहीं हर बंदा कर सकता। तो अभी ये वाला जो मॉडल है इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एक स्नॉर्कल भी लगी हुई है, आपको एक्सटीरियर के रिव्यू में दिखाई है। वो अभी इस टाइम फंक्शनल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इनटेक की ही होती है, और इनटेक भी जब थोड़ी उसकी सफोकेट होती है तब वो इसको खोलती है। लेकिन जो है वो एक बड़े इसको एक अजीब सी लुक दे रही है, आपको बहुत ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी की एक फील आ रही होती है। गियर शिफ्टिंग मेरी बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाड़ी की, कहीं मुझे इस तरह नहीं लगता कि गाड़ी जो ना झटका दे रही है, कुछ कर रही है गियर शिफ्ट करते हुए। और इसके अंदर एक शिकायत ये होती है कि 1,10,00,000 की अगर हम नई लेने जाएं तो 1,80,00,000 रुपए तक भी चली जाती है विद ऑन। तो उसके अंदर एक शिकायत होती है कि भाईजान इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक तक नहीं है। तो भाईजान इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो ही नहीं सकती। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आएगी तो जो इसका पर्पस है वही सर्व नहीं होगा। इसका पर्पस ये है कि आपने कहीं भी इसको खड़ा करना है, किसी भी लेवल ऑफ ब्रेकिंग को चूज़ करना है, आप उस हैंड ब्रेक से उसको कर सकें। अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक डाल देंगे तो यू कैन नॉट चूज़ द लेवल ऑफ ब्रेकिंग, या आपने कहीं पे खड़ी करके इसको एकदम आगे पुश देना है, आप वो नहीं कर सकते। अभी मुझे ट्रेन फील हुई है, यानी कि ये जो रोड के ऊपर बम्प था, अगर मैं अपनी टोयोटा करोला के अंदर भी होता तो भी मुझे इतना फील नहीं होता जितना मुझे इसके अंदर फील हुआ है। उसकी एक वजह यह है कि इसके अंदर पीछे शॉक्स नहीं है, इसके अंदर पीछे कमानियाँ हैं। अब वो जो कमानियाँ हैं उनका फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर जितना मर्जी वज़न लोड कर दें, इसको नहीं टेंशन के मेरे अंदर क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ। लेकिन क्या है कि वो जो कमानियाँ हैं वो अपना आप बताती हैं, जब कोई भी झटका आता है, कोई भी खड्डा आता है सड़क के अंदर, एक जगह पे अगर रिज भी आती है तो वो बताती ज़रूर है कि भाई हम हैं। तो अगर हम एक बड़ा ही रियलिस्टिक सा एनालिसिस करें तो अगली सीटों वाले जो हैं दे विल बी रादर कंफर्टेबल, रादर कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अदर देन इफ़ कंपेयर्ड टू द मॉडल्स जो पहले आया करते थे, उनसे कंफर्टेबल होंगे, लेकिन नॉट इवन कंफर्टेबल एज अ सेडान। मैं अगर अपनी जो सीट है इसको थोड़ा सा नीचा करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी और सेडान लाइक फील आनी शुरू हो जाती है, और मुझे लगता है कि आई एम कनेक्टेड मोर टू द कार। लेकिन जो गाड़ी का पर्पस है, जो गाड़ी की एक आउटलुक है, उसके मुताबिक जो ड्राइव होनी चाहिए 100% वही ड्राइव है इसकी। कहीं पे गाड़ी ओवर डिलीवर नहीं कर रही, कहीं पे गाड़ी अंडर डिलीवर नहीं कर रही। ऐसे नहीं लग रहा कि मैं किसी भी तरह से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि कुछ गलत एक्सपेक्टेशन थी मेरी। मुझे लग रहा है, मुझे पता था कि इसने ये इस तरह करना है, और उसने वो उन गलत साइडों से भी वो सारा कुछ किया है। और कुछ मेरी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी कि जी ये जो है ना कम अज़ कम ये काम नहीं होंगे अब इसके अंदर, ये जितनी इवॉल्व हो गई हुई है, और वो चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं। ऑन स्ट्रेट रोड इट इज़ कम्प्लीटली कम्फर्टेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो टर्निंग सर्कल अच्छा है, जितनी बड़ी गाड़ी है उसके लिहाज से टर्निंग सर्कल अच्छा है। लेकिन फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर इसके लगने में और एक आम गाड़ी के किसी को लगने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, द मोमेंटम काउंट्स। तो इसके मोमेंटम में और एक आम गाड़ी के मोमेंटम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। दूसरे नंबर पे मुझे जो ड्राइव करते हुए एक कॉन्फिडेंस मिलता है वो ये इस चीज़ का भी मिलता है कि मुझे अपनी गाड़ी की नोज़ नज़र आ रही है, मुझे एंड तक पता लग रहा है कि कहाँ पे क्या है। तो मुझे कोई मसला नहीं होता ये अंदाज़ा लगाने में मैं कहाँ से गुजार सकता हूँ, कहाँ से नहीं गुजार सकता। और साइड मिरर्स भी जो हैं वो इतने बड़े बड़े हैं और इतनी अच्छी तरह सेट हुए हुए हैं, अभी तो मैंने खुद सेट किए हुए, लेकिन उनकी पोजीशनिंग ऐसी है कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम लुकिंग एट एनी कॉर्नर ऑफ द कार। मेरी जो सारे कॉर्नर्स हैं वो कवर्ड हैं। अब अगर पीछे से आप बैठे हुए हैं तो मैं आपको अगर इसकी पिक का अंदाज़ा लगवा सकूँ। वी आर इन पावर मोड राइट नाउ, एंड इफ़ आई पिक दिस कार अप, तो ये इतनी बड़ी होने के बावजूद अपना पूरा मुंह उठा लेती है, तो दैट इज़ इनफ फॉर दिस। और रिस्पॉन्स मेरा जो है वो बहुत अच्छा है, और स्पीड में भी मेरा जो कंट्रोल है दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। ब्रेक्स आर वेरी गुड। कुछ लोगों को होता है कि गाड़ी जो पीछे वाली साइड से है वो स्किड करती है। हाँ, वो थोड़ा सा फील होता है कि पीछे वाली साइड से गाड़ी स्किड करती है, और वो इस वजह से होता है कि पीछे वाले टायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है। जब पीछे वाले टायर्स के ऊपर वज़न होता है
तब गाड़ी इतना स्किड नहीं करती। लेकिन एग्जैजरेशंस सच एज कि जी हम गाड़ी के अंदर पीछे ईंटें रख देते हैं ताकि गाड़ी पीछे से स्लिप ना हो, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। थोड़ा बहुत आपको फील होता है कि जैसे जो मेरे पिछले टायर्स हैं वो हो सकता है फिसल जाएं, लेकिन वो फिसलते नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, क्योंकि आप सेडान को ड्राइव करते हुए जब इसके ऊपर आते हैं तो इसने अपनी तरह से आपको जो है ना ड्राइव फील करवानी होती है। अब इसको हम वापस अपनी रिव्यू वाली जगह पे उतारते हैं। अच्छा जी, अब हम गाड़ी के अंदर घुसते हैं। तो पहली चीज़ जो है, गाड़ी के अंदर घुसना वो थोड़ा सा मुश्किल है। ओपनिंग तो बहुत ब्रॉड है लेकिन वजन गाड़ी बहुत ऊंची है, ठीक है। लेकिन गाड़ी के अंदर एमेनिटीज़ पूरी हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है जिसको मैं उसकी हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ, और 8 वे एडजस्टेबल है। मेरी थाई के अंदर अलहदा हाइट एडजस्ट हो जाती है और मेरी पूरी की पूरी सीट की हाइट अलहदा एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद इसकी जो इंक्लाइन है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाती है और इसकी पोजीशन भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाती है। तो इस डाले के लिए ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इंटीरियर जो है वो सारे का सारा खड़कने वाला ही है, लेकिन इसके अंदर खड़कने वाला ही चल सकता है, क्योंकि जिस तरह की जगहों पे इसने जाना होता है या जिस तरह की जगहों पे जाने के लिए ये बना हुआ है, वहाँ पे अगर आप सॉफ्ट टच इंटीरियर दे देंगे तो वो गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी वैसी ही उसको रगड़ देगी। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दरवाजे के अंदर लेदर का काम हुआ हुआ है। सीटें मेरी लेदर की हैं और इंतहाई खूबसूरत है और कंफर्टेबल, बहुत सरप्राइजिंगली बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। स्टीयरिंग मेरा बड़ा मज़ेदार है, प्रॉपर प्राडो वाला स्टीयरिंग है इसका, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर मेरे पास आता है, अडेप्टिव नहीं है। पार्किंग सेंसर के बारे में आप इसमें सोच भी नहीं सकते, इसके पार्किंग सेंसर आप खुद ही हैं, टी आप ही करना तुसी, और वो जो टी करना है वो गड्डी दे वजन तो ही तुहाडा अपने आप ही निकल जाना। जो लाइट्स हैं वो यूरोपियन स्टाइल नहीं है, इसका जो स्टॉक्स की अरेंजमेंट है वो यूरोपियन स्टाइल नहीं है। राइट हैंड पे आपकी लाइट का स्टॉक आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वाइपर का स्टॉक आता है। यहाँ पे नीचे मेरे पास बोनट खोलने की जगह है, पेट्रोल टैंक खोलने की जगह है। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा मेरे पास एसी वेंट इस साइड पे आता है, बहुत बड़ा एसी वेंट मेरे पास उस साइड पे आता है। डैशबोर्ड बड़ा मज़ेदार है, फॉर्च्यूनर के पास है। फॉर्च्यूनर में यहाँ पे इंटीरियर इस तरह कर दिया है, इसके अंदर इस तरह है। इंटरनेशनली चलने वाली टोयोटा की गाड़ियों का एक आइडेंटिकल जो है ना इंटीरियर है ये। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले बड़ा छोटा सा है गाड़ी के लिए साइज़ के लिहाज से, लेकिन जो बिल्कुल नई वाली गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के अंदर एंड्रॉयड ऑटो भी है। उसके अलावा जो है ना उसके अंदर आपका एप्पल कारप्ले भी इंक्लूडेड है, सारा कुछ इंक्लूडेड है और वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये इसके अंदर इंटीग्रेटेड फील होता है, वो ज़रा बाहर निकला हुआ फील होता है, लेकिन आपकी सहूलत बनती है। एसी ग्रिल्स यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी हैं मेरे पास, यहाँ पे मैं एसी ग्रिल्स को बंद कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ। हैज़र्ड की लाइट आ जाती है मेरे पास, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक डिजिटल क्लॉक आती है। मीटर बड़ा खूबसूरत है, नो डाउट मीटर बहुत मज़ेदार है। मुझे फॉर्च्यूनर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका मीटर, इसकी कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे फॉर्च्यूनर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरा डिफरेंशियल लॉक करने का एक बटन आ जाता है जिससे मैं डिफरेंशियल लॉक कर सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, उसके कंट्रोल यहाँ पे सारे आ जाते हैं। ऑटोमेटिक मेरी ट्रांसमिशन है, उसको मैं यहाँ से जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ, उसकी गियर चेंज कर सकता हूँ। पैडल शिफ्टर मेरे पास नहीं आते। इको मोड और पावर मोड को यहाँ पे चेंज करते हो। यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज स्पेस है, हैंड ब्रेक आ जाती है। हैंड ब्रेक के बारे में ड्राइविंग के दौरान भी हमने बता दिया, लेकिन अभी भी बता देते हैं। हैंड ब्रेक इतनी महंगी गाड़ी के अंदर देना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इसके अंदर हैंड ब्रेक का एक मकसद है। आप इस तरह की गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एक पावर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मिलेगी, या फॉर्च्यूनर में या प्राडो में या लैंड क्रूजर तक में पावर ब्रेक एक बेवकूफ़ी है, ठीक है जी। आप इसके अंदर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इसके अंदर आपको जो है ना पावर ब्रेक मिलेगी। आपने इसको पहाड़ों पे लेके जाना है, कहीं पे भी लेके जाना है, आपने इसको कहीं पे भी खड़ा करना है, आपको अपनी हैंड ब्रेक की बेस पे इसको दोबारा से आगे लेके जाना है। आप कंफर्टेबल एसयूवीज़ के अंदर ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं कर सकते, ना प्राडो में, ना लैंड क्रूजर में, ना इसमें। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आ जाती है, और यहाँ पे मेरे पास इंटीरियर के अंदर एक क्रोम गार्निश भी आती है। ये मेरा जो इंटीरियर के कंसोल बॉक्स है 2009 मॉडल करोला के अंदर भी इस तरह खुला करते थे, नई वाली के अंदर नहीं खुलता, विच इज़ वेस्ट ऑफ स्पेस। उसके अंदर भी यहाँ पे खुल सकता था, इसके अंदर खैर खुलता है। यहाँ पे मेरे पास दूसरा जो है ना वो कंसोल आ जाता है। टोयोटा की एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आप ये देखें, इसको मैं खोलता हूँ, ये आराम से गिरता है, आराम से गिरता है। होंडा के अंदर बहुत सारी गाड़ियों के अंदर इसको मैं खोलता हूँ, धड़म गिर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्रंट इंटीरियर आगे से। अब चलते हैं बैक साइड पे, जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा जो है ना चीज़ों के अंदर से नुक्स निकालने हैं। चलें जी पीछे।
पीछे वाली साइड पे आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ा है इसके अंदर गिला है वो ये है कि ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन वो इसके बेड की लेंथ की वजह से भी है। दरवाजे के अंदर जिस तरह आगे काम हुआ हुआ है उसी तरह पीछे काम हुआ हुआ है। यहाँ पे सारा हार्ड टच इंटीरियर है, लेकिन यहाँ पे लेदर का काम हुआ हुआ है। अब इसके अंदर घुसने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पैर रखूँगा, एक हाथ यहाँ पे रखूँगा और यूँ करके इसके अंदर घुस जाऊँगा। घुसते साथ ही पहली चीज़ जो मुझे फील होती है वो ये है, डेस्क स्पेस बहुत कम है, हेड स्पेस ठीक है, और मेरी जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत अपराइट है, यानी कि मुझे यूं करके बैठना पड़ता है। लेकिन क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर मुझे थोड़ा सा जो है ना अनकम्फर्टेबल फील होगा। खैर पीछे मेरे पास एसी वेंट ज़रूर है, हालांकि जिस हाइट पे मैं बैठा हूँ सामने वाले एसी वेंट की वो अभी मुझे डायरेक्ट ही पड़नी है। इसमें से बाहर निकलते हैं, पीछे इसके अंदर इसके अलावा कुछ नहीं है। लेदर सीट्स हैं, सीट्स ठीक साइज़ की हैं, बहुत बड़ी सीट्स नहीं है। स्पीकर पीछे वाले दरवाज़ों में भी आते हैं, अगले वाले दरवाज़ों में भी आते हैं। अब इसके बाहर निकलते हैं और इस रिव्यू को सम अप करते हैं। इस रिव्यू को सम अप करते हैं जी। ये था टोयोटा रेवो 2020 मॉडल का एक इन डिटेल रिव्यू। ड्राइव करके भी आपको दिखाया, ऑफ रोड नहीं लेके जा सके, उसके अलावा पूरी गाड़ी की सारी डिटेल्स बताई। ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी अगर आपको पसंद आती तो दिस इज़ फॉर सेल। 1,15,00,000 रुपए की ये गाड़ी इस टाइम फॉर सेल अवेलेबल है, निगोशिएशन पॉसिबल है। हो सकता है कहीं हमने एक 16 बताया हो, कहीं एक 15 बताया हो, वो इसी वजह से इसके अंदर मार्जिन है। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, हमें नंबर नीचे दिए हुए उन पर कॉल करें, हमसे रब्ता करें और ये गाड़ी आपकी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। कार ट्रेडर देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।